हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 मेन मार्केट फॉर्म्स। क्लास 11th का ये चैप्टर 10 है। इसमें हम अलग अलग मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन किस तरह की मार्केट होती हैं। हमने पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा है पिछले वीडियोज़ में, पर अब हम इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। जैसे मार्केट क्या होती है, सबसे पहली बात तो हम पूछेंगे मार्केट होती क्या है, तभी तो उसके टाइप्स पढ़ेंगे। पहले तो हम बात करेंगे मार्केट क्या होती है। अब जो भी हम कंपोनेंट्स, जो भी हम गुड्स वगैरह को एक साथ जब हम एग्ज़ामिन करते हैं वो मार्केट में करते हैं। जैसे कि कभी कभार होता है कि जैसे मैंने कोई चॉकलेट बनानी शुरू करी और मैं अपना एनालिसिस कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, मेरा पर्सनल इंडिविजुअल एनालिसिस। पर मैं उसी चॉकलेट की वो हर जगह देख रही हूँ कि कौन कितना बेच रहा है। सिर्फ मैं अपनी फॉर्म की नहीं, बाकी अलग अलग फॉर्म्स की भी देख रही हूँ, तो वो मार्केट हो गई। मार्केट मतलब कंप्लीट। जैसे पिछले हमने चैप्टर्स में कवर किया था कि मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई क्या होती है, तो उसमें क्या करते थे हम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाईज़ को जो है हम ऐड करके मार्केट डिमांड और सप्लाईज़ बताते थे। उसी तरीके वही मार्केट होता है कि हम कंबाइन सब कुछ ले रहे हैं, एज अ होल हम कंसिडर कर रहे हैं इकोनॉमी को। ठीक है, जैसे कि हम मान सकते हैं हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है, वैसे ही इकोनॉमिक लाइफ में मार्केट एक नर्वस सिस्टम है, जिसमें कौन होते हैं, पहला होता है हमारा प्रोड्यूसर और दूसरा होता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो चीज़ें बना रहा है वो बेच रहा है किसको, एक कंज्यूमर को या वेरियस कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर जो है खरीद रहा है, प्रोड्यूसर बेच रहा है। तो ये सेल और परचेज़ का सिस्टम चलता रहता है। हम अगर लेमन टर्म्स में कहें, यानी आम भाषा में अगर हम बात करें, तो मार्केट वो जगह है जहाँ पर गुड्स को ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है। पर इकोनॉमिक्स में इसका थोड़ा और वाइडर मीनिंग होता है। इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि मार्केट की कोई जगह नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बायर सेलर जो है वो एक जगह पे एक साथ आएंगे और मैं फिर मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि अगर मुझे कुछ बेचना है तो मैं किसी जगह जाऊंगी और फिर मैं बेचूंगी सेलर को। ऐसा नहीं है, मतलब बोलते हैं कि इसकी कोई जगह नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन है जो होनी चाहिए, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। जो कांटेक्ट है वो कैसा भी हो सकता है। जैसे कि आज के टाइम में बात करें तो फिज़िकली हम बहुत ही कम जाते हैं चीज़ें ख़रीदने। हम ज़्यादातर घर पे ही ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर, ज़ेप्टो, फ्लिपकार्ट, इंस्टामार्ट एंड बहुत सारी चीज़ों को हम इवन फूड आइटम्स को भी हम ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, जैसे कि वो बोल रहे थे कि एक ऐसी जगह पे हम पहले लेमन टर्म्स में कह रहे थे कि वो जगह जहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज या सेल कर रहे हैं, वो बोलते जगह नहीं है इसमें कोई, बस कनेक्शन है, कनेक्ट हो रखे हैं हम। ठीक है, तो बोलते हैं कि किसी भी तरीके से जैसे हमारे नियर बाय शॉप होती है तो हम फ़ोन पे ही अपना ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, लेटर के थ्रू है, जैसे अगर मैं होल सेलर हूँ और किसी रिटेलर, और कोई रिटेलर है वो एक लेटर लिख के दे देगा, एक नोट सा लिख के दे देगा। इन जनरली लेटर तो पूरा नहीं लिख के देते, एक नोट या मेल हो जाती है कि हमें आपसे इतना मटेरियल चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो वो सब हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। बस इस कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है और हमारा जो गुड होता है वो डिलीवर हो जाता है, या जो सर्विस है हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर इकोनॉमिक्स में बात करें हम, मार्केट जो है वो पूरी जगह है जहाँ पर बायर और सेलर किसी भी कमोडिटी के कांटेक्ट में है। कांटेक्ट कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कांटेक्ट में है और कांटेक्ट कैसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से परचेज और सेल हो रही है। जैसे कि इसमें हमने बात करी तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एरिया। मतलब मेन जो चीज़ बता रहे हैं कि मेन एसेंशियल कंपोनेंट, एसेंशियल चीज़ क्या है मार्केट के लिए, वो है पहला एरिया। कि एरिया नहीं है कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं कह रहे हम। एरिया और प्लेस इसमें थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि हम जैसे लेमन टर्म्स एरिया और प्लेस जो है एक ही उसमें कंसिडर कर लेते हैं, पर इधर जो है एरिया इज़ समथिंग एल्स। एरिया एक वाइडर टर्म है एज़ कम्पेयर टू अ प्लेस। ओके,
तो मार्केट जो है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड नहीं है, ये फैला हुआ है हर जगह। ठीक है, ये एक पॉइंट बन जाता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम कांटेक्ट कर रहे हैं। और वो क्या हो सकता है, हमारा जो बायर सेलर का कांटेक्ट है वो ज़रूरी नहीं है फिज़िकल हो, वो नॉन फिज़िकल यानी कि थ्रू इंटरनेट और टेलीफोन्स के थ्रू भी हो सकता है। कमोडिटी, एक अब कमोडिटी है तभी तो मार्केट एग्जिस्ट कर रही है। अब कमोडिटी है, उसी को तो बेच रहे हैं या फिर ख़रीद रहे हैं। तो कमोडिटी नहीं होगी तो मार्केट कहाँ होगी? कमोडिटी की वजह से तो मार्केट है। कंपटीशन है बायर्स और सेलर के बीच में, ये भी बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। नहीं तो प्राइसेस जो है वो जो चार्ज करे जा रहे हैं उसी सेम कमोडिटी के वो अलग अलग हो सकते हैं। ओके, एक ही कमोडिटी के अलग अलग प्राइस हो जाएंगे अगर कंपटीशन नहीं होगा तो ये जो 4 चीज़ें वो मेन है एक मार्केट को एग्जिस्टेंस के लिए, कि अगर ये 4 चीज़ें होगी तभी मार्केट एग्जिस्ट कर पाएगी। अब मीनिंग एंड बेसिस के बारे में अगर हम बात करें कि कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मीनिंग तो हमने जैसे पढ़ा उसी को थोड़ा शॉर्ट में लिखा है कि मार्केट जो स्ट्रक्चर है, अच्छा उसमें ऊपर हमने बात करी थी मार्केट के बारे में, हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ और कितनी अलग अलग तरह की फर्म्स जो है इंडस्ट्री में काम कर रही है, मतलब अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ है, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ है, वो काम कर रही है, ये मार्केट स्ट्रक्चर होता है। और मेन चीज़ें क्या है इसमें जिससे हमें पता चलता है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, पहला कि कितने बायर्स है कितने सेलर्स है, उस कमोडिटी के कितने बायर्स और सेलर्स है उससे हमें पता चलता है स्ट्रक्चर क्या है। अगर ज़्यादा बायर्स और सेलर्स होंगे, अगर बायर्स और सेलर्स जो है ज़्यादा होंगे और जो इंडिविजुअल बायर और सेलर है वो उस पोजीशन में नहीं होंगे, मतलब जो इंडिविजुअल बायर्स है या इंडिविजुअल सेलर्स है वो उस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो कमोडिटी को इन्फ्लुएंस कर सके। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ बायर्स और सेलर्स होंगे, मतलब कि जैसे कि मेजॉरिटी का होता है, अगर हमें किसी को इलेक्ट करना है, ठीक है, इलेक्ट करना है तो अगर मेजॉरिटी पर्सन 1 को इलेक्ट करना चाहती है, तो अगर 1-2 कुछ कहेंगे भी उसके अगेंस्ट तो वो नहीं सुनेंगे। इसीलिए जब ज़्यादा बायर्स और सेलर्स होते हैं तब क्या होता है, किसी इंडिविजुअल बायर और सेलर का कोई इन्फ्लुएंस रहता ही नहीं है, वो कुछ भी करते रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक इंडिविजुअल ख़रीद रहा है नहीं ख़रीद रहा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक बायर बेच रहा है नहीं बेच रहा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है, ये नहीं तो वो, ठीक है। तो इसीलिए नंबर ऑफ़ बायर्स और सेलर्स का फ़र्क पड़ता है मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। कमोडिटी किस नेचर की है, अगर कमोडिटी का नेचर होमोजीनियस है यानी कि एक जैसी सी है तो ज़्यादातर यूनिफॉर्म प्राइसेस भी होंगे 10 रुपये का, जैसे कि 10 रुपये की फ्रूटी, 10 रुपये की एप्पी, तो क्या है वो ड्रिंक्स ही है एक तरह से। पर अगर जो कमोडिटी है वो अलग अलग नेचर की है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कोक और फ्रूटी की, तो फ्रूटी तो 10 रुपये की आ जाती है पर कोक 10 रुपये की बॉटल बहुत कम दिखती है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे एग्जांपल लिया टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट अलग अलग ब्रांड के बिक रहे हैं वो अलग अलग प्राइसेस भी हो सकते हैं, कोई बहुत महंगा होता है कोई सस्ता सा होता है। पर अगर हम बहुत क्लोजली सब्स्टिट्यूट की बात करें, जैसे रेलवेज़, अगर जो कमोडिटी है उसका कोई नहीं है सब्स्टिट्यूट, जैसे रेलवेज़ है उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, हमें IRCTC की ऐप पे ही करनी पड़ेगी, कोई और तो रेलवे नहीं है ना, कोई और रेलवे तो है नहीं इंडिया में। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई और रेलवे सिस्टम है ही नहीं। जैसे एयरलाइंस की बात करें तो अगर मुझे दिल्ली से लेनी है एयरलाइन तो मैं जो है हमारे पास 1-2 है फिर भी, बट रेलवेज़ में हमें IRCTC के उससे ही बुक करनी होगी, है ना। तो इसीलिए उन्होंने एग्जांपल लिया क्योंकि इसका तो बहुत मतलब है ही नहीं, इसका तो कुछ भी इसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, रेलवे से जाना है तो यही है और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो वो जितना मर्जी प्राइस करे, जो रेलवे से जा रहा है उसे तो जाना होगा ही, राइट। तो इसीलिए
वो बोल रहे हैं कि अगर क्लोथ सब्स्टिट्यूट होंगे तो हम चेंज हो जाएंगे। जैसे टूथपेस्ट है, अब इतने सारे टूथपेस्ट होते हैं मार्केट में, हमें जिसका रेट कम लगता है हम ले आते हैं, कि क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ होते हैं ब्रांड कॉन्शियस तो वो उसी को लेते हैं, बट इन जनरल तो वो सॉल्ट का होता है हमारा मेन। सॉल्ट्स अगर हम चेक करें उसके अंदर तो हम ख़रीद सकते हैं सही टूथपेस्ट। और जिसका अगर नहीं है, जैसे रेलवेज़, तो कुछ भी करे, जैसे अभी प्राइस राइज हुए हैं टिकट्स के, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अगर जाना है हमें, और जो जनरल पब्लिक है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो रेलवे से जाते हैं तो वो जाएंगे ही, वो उसके ऊपर अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज़ प्राइस तो हर किसी के राइज हो ही रहे हैं ना, तो उन्हें भी अपने एक्सपेंसेस कवर करने। दैट इज़ वाई वो कह रहे हैं कि कमोडिटी के नेचर पे डिपेंड करता है। और तो इसमें क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल, कि सब्स्टिट्यूट्स है कि नहीं है। ठीक है, फिर आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कितना फ्रीली जो है मूवमेंट हो पा रहा है। अगर फर्म एग्ज़िट और जो एंट्री और एग्ज़िट है फर्म की, वो आसानी से हो पा रही है, तो जो प्राइस होता है वो स्टेबल रहता है मार्केट में। पर अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि नहीं, इसी तरीके की फर्म हो सकती है, कि नई फर्म्स वगैरह में हम बोल दें कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, हम रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो जो मतलब जो पुरानी फर्म्स है वो एग्ज़िट भी नहीं कर पा रही है, तो वो क्या है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइस को, क्योंकि कंपटीशन कोई फेयर ही नहीं है, नई फर्म आ ही नहीं पा रही है। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ही इतनी लगा दी है कि नई फर्म आ ही नहीं पा रही है, पुरानी छोड़ नहीं पा रही है, तो वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी ज़रूरी होता है, ताकि प्राइस स्टेबल रहे। अगर फ्रीली मूव नहीं कर पा रही है सोसाइटी, हमारी फर्म्स, तो हमारे प्राइस बहुत ज़्यादा राइज और बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा राइज ही होते हैं सिचुएशन में, कम तो रेयर, कम जब भी होते हैं जब कंपटीशन दिखता है, नहीं तो प्राइस तो बढ़ाते ही रहते हैं ताकि प्रॉफिट कमाते रहे। राइट, नेक्स्ट वो बात करते हैं नॉलेज। मार्केट की कंडीशन क्या, हम कहते हैं कभी कभार कि बुलिश है, बेयरिश है, तो जो बायर है और जो सेलर है उन्हें नॉलेज होनी चाहिए मार्केट के कंडीशन के बारे में, तो एक प्राइस सेट किया जा सकता है। हमें पता होना चाहिए, जैसे मेरे को पता है कि 10 रुपये की फ्रूट, मतलब जो फ्रूटी है छोटा वाला टेट्रा पैक, वो 10 रुपये का ही आता है। पर अगर मुझे पता ही नहीं है तो वो वाला मुझे कोई 20 में भी बेच जाएगा ना। तो इसीलिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, परफेक्ट नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं होगी तो सेलर अपनी मर्ज़ी करेगा, वो बोलेगा बेचो। कभी कभार हम किसी चीज़ को ख़रीदने जाते हैं कि किसी क्लोथ किस जगह पे या कहीं पर वेंडर से वैसे, तो हम बार्गेन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये रेट है ही नहीं, ये तो बहुत बढ़ा के बोल रहा है। माना वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पर ये थोड़ा कि एक पर्सन से इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लो कि मतलब अगर हमें पता होगा कि हाँ ये गुड इतने का ही मिल रहा है, तो हम क्यों उसे ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर मोबिलिटी ऑफ गुड्स, जो प्रोडक्शन में ज़रूरी होते हैं उनकी मोबिलिटी क्या है। जब जो फैक्टर प्रोडक्शन है, मतलब फैक्टर प्रोडक्शन यानी जिनके इस्तेमाल से प्रोडक्शन की जा रही है, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे हैं, तो प्राइस जो है वो यूनिफॉर्म रहता है। पर अगर जो फैक्टर मतलब मान लो अगर मुझे शर्ट्स वगैरह बनानी है, और कॉटन का जो कॉटन की ज़रूरत होएगी, कॉटन या फिर जो भी हम फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं उस फैब्रिक की ज़रूरत होएगी। अगर फैब्रिक मेरा आसानी से पहुंच पा रहा है इन जो फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ तक, तो मेरा प्राइस नॉर्मल रहेगा। पर अगर मुझे मुश्किल आ रही है कॉटन को इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज तक लाने के लिए, तो फिर क्या होगा, पहली बात तो प्राइस बढ़ जाएगा। अगर मुझे ही कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो मार्केट में भी अलग अलग प्राइसेस हो जाएंगे। अगर एक प्रोड्यूसर को ही कॉस्ट ज़्यादा लग रही है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो मार्केट में प्राइस का वेरी होगा। राइट, तो इसलिए मोबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक गुड्स या जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो हमारे एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच सके, ठीक है, फ्रीली मूव हो, तो हमारी जो प्राइस है वो स्टेबल रहेंगे। तो ये तो क्या थे हमारे स्ट्रक्चर।
कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम मार्केट स्ट्रक्चर को मतलब देख सकते हैं कि कैसा है हमारा स्ट्रक्चर। बैलेंस्ड है, एक तरह से हम कह सकते हैं बैलेंस कि अनबैलेंस्ड। बैलेंस यानी जहाँ प्राइस स्टेबल है, अनबैलेंस यहाँ पर कि मर्जी है, इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, कभी कभी कुछ हो रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फॉर्म्स। जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीके का होता है। पहला एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में 3 आते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट क्या होता है, और इम्परफेक्ट के अंदर जो हम ये 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं वो क्या होती है। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट कंपटीशन वो होता है, वो मार्केट सिचुएशन है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स और सेलर और एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं एक फिक्स प्राइस पे, जो मार्केट ने सेट किया है। ठीक है, जो मार्केट ने सेट किया है, मतलब बहुत सारे हैं, क्या है, बहुत सारे हैं, वेरी लार्ज। और क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं एट फिक्स्ड प्राइस जो मार्केट ने रखा है। अब जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है उसमें जो सेलर है वो एक ही तरह के प्रोडक्ट बेच रहा है एक ही प्राइस पे, और प्राइस जो है वो कोई एक इंडस्ट्री सेट नहीं कर रही है, वो मार्केट बता रही है कि हम ये प्राइस से रखेंगे, कोई इंडस्ट्री नहीं रख रही है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल ले, अगर हम रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती, रियलिटी चेक दे एक एग्जिस्ट थोड़ा ना करती है, इसे मार्केट डिटरमाइन कर रही है इंडस्ट्री। मान लो मैं कुछ बना रही हूँ तो मैं थोड़ा ना देखूँगी मार्केट में क्या है क्या नहीं, मैं तो अपना बस बना दूँगी। जैसे कि थोड़ा क्लोज एग्जांपल अगर हम ले, वीट और राइस का ले सकते हैं एग्रीकल्चर गुड्स में। जैसे कि अगर हम वीट की केस में बात करें, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं, बहुत सारे फार्मर्स हम कह सकते हैं। तो कोई भी एक बायर या सेलर एक मार्केट प्राइस को अफेक्ट नहीं करता वीट के, मतलब कोई भी जो बायर है या कोई भी सेलर है वो अफेक्ट नहीं करता कि क्या प्राइस होना चाहिए वीट का, है ना। तो इसीलिए जो है ये हमारा मतलब उन्हें उसी का एग्जांपल लेते हुए बताया है कि परफेक्ट कंपटीशन कभी एग्जिस्ट किया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा क्लोजली अगर हम उन्होंने एग्जांपल लिया एग्रीकल्चर का, कि एग्रीकल्चर में जैसे कि कोई एक सिंगल बायर और सेलर डिटरमाइन नहीं करता, कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट डिटरमाइन करती है। थोड़ा क्लोज में जनरली मतलब है नहीं वैसे, पर हम हल्का हल्का मान सकते हैं उसे। राइट, वैसे तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमें क्लोज एग्जांपल ये कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं। पहली बात तो बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है। अब इम्प्लीकेशन क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें जो है इम्प्लीकेशंस ही है। इम्प्लीकेशन बताओ, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि बहुत सारे सेलर्स हैं, जो नंबर ऑफ़ सेलर्स है वो इतने ज़्यादा है कि जो शेयर है हर सेलर का टोटल सप्लाई में, वो बोलते हैं ना कि जैसे कि सप्लायर ज़्यादा होंगे, जो हर एक शेयर है कि ये सेलर इतना बेच रहा है, ये सेलर इतना बेच रहा है, इज़ इनसिग्निफिकेंट। सही मतलब सही नहीं है इतना, मतलब ऊपर नीचे है, कोई ज़्यादा कोई कम ऐसे है। तो इंडिविजुअल सेलर इन मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता। जो सिंगल बायर शेयर है टोटल परचेजेस में, वो भी सही मतलब एक तरह से अनबैलेंस कह सकते हैं, क्योंकि इतने सारे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स है जो बाय कर रहे हैं। मान लो कि एक आटा को ही ले लें हम, आटे को बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, तो कोई एक की वजह से थोड़ा ना अफेक्ट पड़ेगा उसे। एक ख़रीद रहा है या कोई एक फर्म बेच रही है नहीं बेच रही, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे नंबर ऑफ़ हमारा इम्प्लीकेशन क्या आएगा कि लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स और सेलर्स की वजह से जो हमारा इन्फ्लुएंस होता है वो मार्केट में, मतलब जो प्राइस सेट कर रही है वो मार्केट कर रही है, यानी कोई इंडिविजुअल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिविजुअल चाहता है बाय करना या नहीं। होमोजीनियस प्रोडक्ट, अब क्या है, प्रोडक्ट होमोजीनियस है,
होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा है। अब जो प्रोडक्ट होमोजीनियस है यानी कि जो बायर है वो मानता है जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल है, वो मान रहा है कि ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। तो जो बायर है क्या करेगा, वही प्राइस के लिए दूसरे बाकी जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है उसे ख़रीद सकता है। मतलब 10 रुपये में या तो मैं फ्रूटी भी ख़रीद सकती हूँ, मैं जो है 10 रुपये की एप्पी भी ख़रीद सकती हूँ, मैं 10 रुपये की कुछ भी ख़रीद सकती हूँ। अगर उससे रिलेटेड है, माज़ा भी आती है और रियल जूस भी आने लग गए हैं आजकल, तो मैं उस 10 रुपये में आइडेंटिकल चीज़ें ख़रीद सकती हूँ जो अलग अलग फर्म्स बना रही हैं। तो ये क्या इम्प्लाई करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल फर्म जो है हायर प्राइस नहीं चार्ज करेगी उसी प्रोडक्ट का, तो इसीलिए प्राइस यूनिफॉर्म रहता है। आइडेंटिकल चीज़ें बेच रहे हैं, एक ही चीज़ अगर मैं बेच रही हूँ, जैसे मान लो एक मतलब अगर फ्रूटी जो कंपनी है वो 10 रुपये की एक फ्रूटी बेच रही है, तो उसी की तरह उन्होंने माज़ा निकाली, या उल्टा भी हो सकता है क्योंकि मुझे याद नहीं कि माज़ा पहले थी क्या फ्रूटी। तो अगर एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, उसी तरीके का प्रोडक्ट सेम मार्केट में दोबारा आता है, चाहे उसकी पैकिंग वैकिंग बदल दे, तो कोई महंगी चीज़ को क्यों ही खरीदेगा जब उसे सस्ते में वही चीज़ मिल रही है, तो महंगी को क्यों खरीदेगा, है ना। तो इसीलिए प्राइस स्टेबल रहता है मार्केट में, फ्री है, फ्री एंट्री एग्ज़िट है, आओ जाओ कोई फ़र्क नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए जो एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब एकदम से प्रॉफिट हो जाना, एकदम से लॉस में ही चले जाना लॉन्ग रन में, तो ये हो सकता है। इसके कम होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एक तरह से मतलब हो सकता है, यानी कि कम हो जाता है जो एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेज। यानी अगर फ्री एंट्री एग्ज़िट नहीं हुआ तो क्या होएगा कि एक फर्म अगर ज़्यादा प्राइस रख देगी, लोग तो ख़रीद ही रहे हैं क्योंकि एक ही है, खरीदेंगे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्या हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया तो एकदम से। तो ये चीज़ें ना हो, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्ज़िट ये बताते हैं, क्योंकि फर्म आ रही है जा रही है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो टिकी हुई है, नहीं हो रहा तो हट जा रही है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तभी वो चलते हैं, या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा मान लो फ्रीडम, अगर एग्ज़िट वगैरह हम एग्ज़िट और एंट्री का बैरियर नहीं है कोई, तो आराम से जो है कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जो बहुत ही ज़्यादा लॉसेस फेस करी जा रही है, तो उन्हें भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब लीव करने के बाद कुछ और शुरू कर सकते हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्ज़िट की वजह से क्या होता है कि कोई बैरियर नहीं है कि एंट्री और एग्ज़िट करने में कुछ उन्हें दिक्कत आ रही है, वो अपना अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट वगैरह, नए फर्म जो अट्रैक्ट हो सकते हैं, उससे नई इंडस्ट्री सेट हो सकती है और जिसकी वजह से बैलेंस आउट हो सकता है, यानी कि एक ही बंदा बहुत ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, और भी है जो उसी फील्ड में है। अब ये जो उन्होंने डिफरेंशिएट लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस का, नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एक जो मिनिमम प्रॉफिट होता है ताकि बिज़नेस अच्छे से चल सके वो होता है। एबनॉर्मल यानी कि एक्सेस, बहुत ज़्यादा ही अर्निंग हो गई, मतलब जो प्रोडक्शन थी उससे बहुत ही ज़्यादा हो गई। एबनॉर्मल लॉसेज यानी कि शॉर्टेज हो गई, मतलब तो बिज़नेस चल ही नहीं सकता है, इतनी शॉर्टेज हो गई। फिर आता है हमारा परफेक्ट नॉलेज। बायर्स और सेलर्स को पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर उन्हें मार्केट प्राइस वगैरह के बारे में पता ही नहीं होगा, तो अगर बायर को पता ही नहीं है कितना प्राइस है, तो सेलर तो कितने में भी बेच देगा। इसीलिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, दोनों के लिए ही। ये नहीं हो कि जो सेलर है वो सस्ते में बेच दे जबकि मार्केट प्राइस ज़्यादा चल रहा था। परफेक्ट मोबिलिटी मतलब कि वही चीज़ है जो
हमने भी ऊपर डिस्कस ही करी थी, इनमें वैसे ही है, सेम ही चीज़ है कि मोबिलिटी होनी चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह की। अगर एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा पा रहे हैं जोग्राफिकली वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की वजह से, तो उन्हें दिक्कत ही नहीं आएगी, प्राइस सही रहेगा। पर अगर हमको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में और सब में, तो फिर प्राइम मेरे को कॉस्ट पड़ेगी ज़्यादा। अगर एज अ प्रोड्यूसर मुझे कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी तो इन टर्न मेरा गुड का भी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर मेरे को भी तो, अगर प्रोड्यूसर को महंगा पड़ेगा तो इन टर्न वही चीज़ आ गई जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ही थी, बहुत रिलेटेड ही है। तो एब्सेंस बोल रहे हैं यानी कि है ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी तो क्या होएगा, प्राइस मेंटेन रहेगा। पर अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो क्या होएगा, प्रोड्यूसर ज़्यादा रेट में ही बेच पाएगा या फिर वो ड्रॉप कर देगा अगर उसका नहीं बिक रहा होगा तो। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, बेचने की जो ऐसे एडवर्टीज़मेंट वगैरह की कॉस्ट वगैरह नहीं है। तो जैसे परफेक्ट कंपटीशन में बात करें, कोई भी जो सेलिंग कॉस्ट है नहीं होती, क्योंकि जो प्रोडक्ट है होमोजीनियस है, सबको पता है कौन सा प्रोडक्ट क्या है, तो इसीलिए होती ही नहीं है इसमें कॉस्ट, राइट। तो आगे डिस्कस करते हैं परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन है प्योर कंपटीशन के बारे में, राइट। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मतलब एक वाइडर टर्म है, प्योर कंपटीशन से थोड़ी और वाइडर टर्म है। जो मतलब ये जो तो कंपटीशन है, प्योर कंपटीशन कब कहलाएगा, प्योर कंपटीशन ये जब कहलाएगा जब बहुत सारी जो नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट होएगा, फ्री एंट्री और एग्जिट होएगी, ठीक है। अब जो परफेक्ट कंपटीशन है वाइडर कंसेप्ट है, क्योंकि जो मार्केट के लिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होने के लिए और भी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, यानी कि नॉलेज होनी चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोई भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, तो ये सब भी चाहिए हमें, तभी बनकर वो परफेक्ट कंपटीशन। ये तो सिर्फ प्योर कंपटीशन के लिए बता दिया, प्योर, ये तो सिर्फ किसके लिए है, प्योर के लिए। पर ये सारी चीज़ होगी परफेक्ट बनने के लिए, ठीक है। अब इसमें फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर। प्राइस, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल फर्म इफेक्ट नहीं कर रही, तो जो मार्केट में चल रहा है वो ये लेगी। परफेक्ट कंपटीशन में कोई इंडिविजुअल ही प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो इसीलिए जो इसका कर्व बनता है उसमें किस तरीके से, जैसे डिमांड और प्राइस का नॉर्मली हमारा किस तरीके से बनता है, ये एसएस और डिमांड सप्लाई कर्व्स बनाए हैं, जिसमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जब डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पे उस प्राइस पे बिक सकते सेम है। पर इस वाले कंपटीशन में अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन में, तो AR यानी रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम हो जाता है, जो किसके इक्वल होता है, प्राइस के। मतलब प्राइस तो सेम है, क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस सेम है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, कम हो रही है, उनकी मर्ज़ी। जब प्राइस बनाती है इंडस्ट्री तब डिमांड और सप्लाई कब बनते हैं और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है तो वो प्राइस सेट किया जाता है। पर प्राइस टेकर है तो मतलब जो चल रहा है प्राइस भाई उसी में करना होगा, चाहे कम बनाए चाहे ज़्यादा बनाए। तो इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि डिमांड सप्लाई इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा। इसमें तो जो मार्केट में है वही चलेगा हर एक फॉर्म के लिए, ठीक है, हर एक फॉर्म के लिए वही चलेगा। प्राइस कैसे डिटरमाइन हो रहा है कि देख रहे हैं डिमांड और सप्लाई किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्राइस है, ठीक है, वो प्राइस है और वो उसी प्राइस पे चलता जाएगा। वो टेक कब कर लेगी प्राइस तो वही रहेगा। तो AR जो है परफेक्टली इलास्टिक हो जाते हैं, तो इसी में AR और MR का रिलेशन क्या होता है, इक्वल होते हैं वो। मतलब फॉर्म प्राइस टेकर तो होती है, अब प्राइस भी तो सेट किया गया है ना पहले,
प्राइस सेट कैसे की है वो बताया है इन्होंने कि जो डिमांड और सप्लाई का हो देखा है उन्होंने, और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है उससे उन्हें प्राइस पता चला और वो उन्हें सेट कर दिया है कि अब यही प्राइस रहेगा। ठीक है, इसलिए ऊपर लिखा है प्राइस मेकर, कि प्राइस मेक जब बनाया प्राइस, अब प्राइस टेकर जब होएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसी में बेचना होगा। ठीक है, और अब डिमांड का अगर हम बात करें इसमें तो परफेक्टली हमारा परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम बात करें तो परफेक्टली इलास्टिक होता है, क्योंकि ये प्राइस तो सेम ही है, क्वांटिटी तो बड़ी कम रही है, तो ये क्या परफेक्टली इलास्टिक होगा, क्योंकि प्राइस तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, प्राइस तो टेकर है हम, प्राइस तो सेट है, क्वांटिटी वगैरह ही बढ़ा सकते हैं हम, है ना। तो इसलिए हमारा बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए और एम आर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होंगे, प्राइस टेकर है तो ऐसे ही बनेगा जैसे ऊपर बना हुआ है, दोनों इक्वल होंगे प्राइस के, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है ना, चेंज नहीं हो रहा है, चेंज कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो प्राइस टेकर है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स क्या होती हैं, प्राइस टेकर होती है, इसीलिए ए आर और एम आर इक्वल होता है प्राइस के, और हमारा जो डिमांड कर्व बनता है, जिसे हम ए आर कर्व भी कह देते हैं या एम आर भी कह देते हैं, एम आर कर्व भी कह सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक्स एक्सिस के, वो सब क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। राइट, तो यहाँ तक था हमारा परफेक्ट कंपटीशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे मोनोपोली के इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, और उसके अंदर फर्दर 3 जो हमें पढ़ने हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो, आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।